जनवादी लेखक संघ पश्चिम बंगाल इकाई द्वारा उसके आमंत्रण पर मैं हृदय मयंक महाराष्ट्र जनवादी लेखक संघ की ओर से आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ। वहाँ के सभी साथियों को अभिवादन प्रस्तुत कर रहा हूँ महाराष्ट्र राज्य इकाई की तरफ से। कुछ ही क्षणों में हम आपके साथ कविताओं के साथ हाजिर होंगे आपके पास। कृपया आप हमारे साथ बने रहें। मैं जनवादी लेखक संघ की महाराष्ट्र राज्य इकाई की ओर से अब यहाँ के सभी साथियों की ओर से जनवादी लेखक संघ पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के सभी पदाधिकारी गणों का, वहाँ के सभी जो कार्यकर्ता हैं, हमारे लेखक साथी हैं, सबका अभिवादन प्रस्तुत कर रहा हूँ। विशेष रूप से डॉक्टर राम आह्लाद चौधरी और उनके जो तकनीकी सहयोगी हैं मधुरिमा भट्टाचार्य जी और दूसरे अन्य पदाधिकारियों के प्रति मैं अभिवादन व्यक्त करता हूँ। मित्रों, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आपका भी शहर भी और हमारा भी शहर भी, दिन रात सक्रिय रहने वाले शहर इस समय एक मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं। एक कोरोना काल है। दुनिया भर की बड़ी ताकतें, बड़े से बड़े लोग इस समय मायूस हैं। बड़ी ताकतें जो अपने को तथाकथित बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें थीं, सब की सब ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन हमारे देश की जिज्ञासा, हमारे देश का जो अदम्य साहस, हमारे यहाँ के जो जीवंत लोग हैं, उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा है और इससे लगातार निरंतर निकलने के उपक्रम रच रहे हैं। जो हमारे सक्रिय साथी हैं, जो कॉमरेड्स हैं, जो भी मित्र हैं, वो यथाशक्ति अपने अपने ढंग से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो गरीबों, मजलूमों, श्रमिकों, उन मज़दूरों को जो इस लॉकडाउन में फंसे थे, उनके प्रति स्नेह सहयोग देते हुए उनके भोजन का इंतज़ाम, उनके आवागमन का इंतज़ाम। इसके साथ ही जो लेखक, बुजुर्ग लेखक हैं हमारे शहर में, कम से कम हमारी राज्य इकाई के कई युवा कार्यकर्ता उससे जुड़े हैं और उन तक पहुंच रहे हैं, उनका संदेश ले जा रहे हैं। कविता जीवन की जो नकारात्मक सोच है उससे हमें मुक्ति दिलाती है, उससे मुठभेड़ करती है। कविता समाजद्रोहियों से भी मुठभेड़ करती रही है। कविता जीवन विरोधी ताकतों के साथ, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सामंती अवशेषों व सांप्रदायिक धर्मांध ताकतों के खिलाफ निरंतर खड़ी होती रही है। हमारे यहाँ का जो जन पक्ष धरता है, जग जाहिर है। भले हम ताकत में, शक्ति में, संख्या में कम हों, लेकिन हम मनोबल और हमारे एक वैचारिक जो धरोहर है हमारे पास, उसके जो मूल्य हैं वो हमारा साथ देते हैं। फांसीवादी मूल्यों के बरक्स जीवन को रचने व गढ़ने का काम भी कविता करती रही है। इस दौरान हमारे ढेर सारे बड़े जो लेखकों ने अपना रोल अदा किया इस दौर में, इस कोरोना काल में। उन्होंने कविता, समकालीन लेखन और समकाल जो है उस पर बृहद चर्चाएं की, राजनीतिक चर्चाएं भी की, अपना दृष्टिकोण भी रखा, अपना मत रखा और इसके बरक्स दूसरी सोच के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हमारे जो जन पक्षधरता के साथी हैं, वे सारे के सारे लोग नियमित जुड़े रहे। जहाँ भी जिन संगठनों से भी वो जुड़े रहे, उनके निरंतर सहयोग और उनके कार्य अपना करते रहे। युवा साथियों को लेके, रचनाकारों को लेके, कविता का जो धर्म है जीवन को रचने का, सुंदर बनाने का, रोचक बनाने का, वो काम हमारे लेखक गण करते रहे। मैं व्यक्तिगत तौर पर महाराष्ट्र राज्य इकाई की स्थापना के साथ से जुड़ा हूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते लेखन तो मैंने बहुत प्रचुर मात्रा में किया, लेकिन अक्सर मैं अपने युवा साथियों को मंच भी देता रहा हूँ, उन्हें प्रस्तुत भी करता रहता हूँ। और बाहर से आए जो हमारे साथी हैं, चाहे जिस राज्य से, जिस प्रदेश से, जिस ज़िले से आएँ, मुंबई में आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ऐसे में होता यह है कि मेरा अपना व्यक्तिगत प्रचुर लेखन होने के बावजूद ये शायद पहला मौका होगा जब मैं आपके सामने घंटे भर कविताएं पढ़ने का इच्छुक हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई वक्तव्य आपको दूँ। वक्तव्य देने के लिए हमारे दूसरे विद्वान साथी आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन मेरे कई संग्रह हैं। पिछले 40 वर्षों से रचना कर्म से मैं जुड़ा हूँ। विविध रंगी रचनाएं मैं करता रहा हूँ। लेखन का जो भी क्षेत्र है, कविता है, गीत है, गज़ल है और कहानियाँ हैं, पत्रकारिता से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। सब फील्ड में मैं काम करता रहा हूँ। लेकिन अक्सर ये होता है कि संयोजक होने के नाते और
जिम्मेदारी होने के नाते मैं दूसरे साथियों को तो प्रस्तुत करता रहा हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं कम ही अवसरों पर पढ़ पाता हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सबका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रारंभ में ही आपका अभिवादन भी करता हूँ। आपने मुझे मेरे लिए मौका दिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने विविध संग्रहों से 3-3, 4-4 कविताएं पढ़ूंगा और समापन अपनी कुछ नई रचनाओं के साथ करूंगा। कुछ गज़लें भी आपको सुनाऊंगा। तो मित्रों, मैं आप सबको सलाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं और अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। 86 में मेरा पहला कविता संग्रह है, मैं, शहर और सूरज। उसमें से कुछ कविताएं मैं पढ़ रहा हूं। ये कविताएं अपने कालखंड के जो आंदोलन रहे हैं, कालखंड में जो राजनीतिक स्त्रियाँ रही हैं, उनको कवर करती रही हैं। लेकिन कविता चूँकि सार्वकालिक होती है, कविता का जीवन सिर्फ कागज़ पर उतर के नहीं रहता, लेकिन जो उसके पाठक वर्ग हैं, उसके जो मानने वाले लोग हैं, उसको पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए वो चिरकायु तक उसकी आयु जो है लंबी होती है। एक पहली कविता जो इस समय हमारे मुल्क में हालात थे, हमारे श्रमिकों ने, मज़दूरों ने सत्ता और व्यवस्था को धत्ता दिखाते हुए अपने श्रम को दिखा दिया। ये बता दिया कि हम किसी के मुखापेक्षी नहीं हैं। अगर सरकार ने और उनके मालिकों ने उनके सहयोग में हाथ नहीं बटाया, उनको सहयोग में संरक्षण नहीं दिया, तो चल पड़े, पैदल रास्ते से चल पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी शिनाख्त नहीं हुई। पूरी दुनिया ने उसको देखा कि विस्थापन का एक दूसरा दौर था। आज़ादी के दौर में एक बड़ा वर्ग था जो विस्थापित होकर आया था, लेकिन आज़ादी के बाद कम से कम हम लोगों की उम्र में, हम आज़ादी के बाद की उत्पन्न लोग हैं, हमने ऐसा कभी देखा नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में, बिना किसी का आसरा किए, बिना किसी की मदद मांगे, हमारे लाखों लाख मज़दूर सड़क पकड़कर, रेलवे के जो मार्ग हैं उन्हें पकड़ करके अपने गाँव की ओर चल पड़े। ये अलग बात है कि वहाँ जाने पर भी, चूँकि वहाँ से तो जिस रोजी रोटी के लिए वो भाग के आए थे, जाहिर है कि वहाँ उनको नसीब नहीं होने वाली है, उन्हें किसी महानगर का रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन इस दौर को मित्रों कम से कम लोग भूलेंगे नहीं, हम भी और हमारी जो पीढ़ियाँ इस समय वर्तमान में नौजवान पीढ़ी की जो साथी हैं, वे भी इसे भूल नहीं सकते। इस खतरनाक और इस मायूस करने वाले दौर पर एक मेरी कविता तो पुरानी है, लेकिन बड़ा इससे जुड़ के है, मैं उसी से अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। शीर्षक है, इन धुओं की चर्चा होगी। चूल्हों से सरकार दी गई हैं लकड़ियाँ, उठे पाँव और भिटी। चूल्हों से सरकार दी गई हैं लकड़ियाँ, उठे पाँव और भिची मुट्ठियों वाले हाथ नाकाम हैं, क्योंकि मील कारखानों के मुंह पर लटक रहे हैं बड़े बड़े ताले। अब की शायद परीक्षा है पेट के आग की और भूख के ज़िद की। भूख ज़िद्दी है, पेट की आग खतरनाक होती है, जानते हुए भी भूख और पेट के खिलाफ रच दिया गया है एक और षड्यंत्र। खाली बर्तनों में अपने हम को तलाशती आँखें अब तक चुपचाप सहे जा रही हैं। बच्चों का बिलखना, बीमार पत्नी का बिना दवा तड़पना, युवा बेटी का सेठों के घर दस्तक लगाना, उस पर गांव से आई माँ बाप की भूख की पाती का बोझ आखिर कब तक सहा जा सकता है। भूख भूख है, बेशर्म और जिद्दी है। भूख भूख है, बेशर्म और जिद्दी है। दुधमुहों के मुँह मंगवाती है रोटियों के टुकड़े, बड़ों से करवाती है। दुधमुहों के मुँह मंगवाती है रोटियों के टुकड़े, बड़ों से करवाती है डकैतियाँ। और आग आग की मत पूछिए, वह पेटों से चढ़ आँखों में आ गई है। छिटफुट बरौनियों से उठने लगी हैं चिंगारियाँ, पर व्यवस्था इसने भी बेशर्मी की हद कर दी है। लगा लिए हैं मुँह पर ताले, कानों पर जू तक नहीं, खामोश है शायद इस प्रतीक्षा में कि कल इन उठते धुओं की चर्चा होगी, तब भूख को जिद्दी और भूखों को पागल करार दे दिया जाएगा। मित्रों, मेरी दूसरी कविता है इनकार। दूसरी कविता का शीर्षक है मित्रों, इन दिनों जो हालात हैं। देखें, मैं उस हालात पर, हालांकि कविता
86 के आसपास के दौर की है। मुंबई में जो हालात थे वो इमरजेंसी की बात के दौर पर उस समय की लिखी कविता है, लेकिन आज से भी कितना मेल खाती है आपका ध्यान चाहूँगा। इन दिनों फिर आसमान से छन कर आने लगी है धूप। इन दिनों फिर आसमान से छन कर आने लगी है धूप, सूरज का मुंह धुंधला गया है। इन दिनों फिर आसमान से छन कर आने लगी है धूप, सूरज का मुंह धुंधला गया है। आओ कीले गाड़ तंबुओं की सुरक्षा में लग जाएं, तूफान के आसार हैं। आओ कीले गाड़ तंबुओं की सुरक्षा में लग जाएं, तूफान के आसार हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में कोहरा है और ऊपर आसमान का रंग घोर काले से भी गहरा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में कोहरा है और ऊपर आसमान का रंग घोर काले से भी गहरा है। अणु परमाणुओं की फिक्र में लगे लोग यह न भूलें कि उन्हें भी इसी धरती पर जीना है और इस विषैलेपन को हमारे साथ ही पीना है। एक दूसरी कविता मित्रों मैं पढ़ रहा हूँ, अकेले में। जब भी मैं होता हूँ अकेले, मन के आईने में चुपचाप उभर आता है एक खपरेला गांव। जब भी मैं होता हूँ अकेले, मन के आईने में चुपचाप उतर आता है एक खपरेला गांव। गांव के बगीचे, खेत, खलिहान, कुएं पर उगी धूप पर पड़ी सुबह की ओस और ओस से भी नाजुक स्थितियों में जीते लोग। पके अधपके बालों वाले सुद्धू बुद्धू मंगरू, पोखरे पर का बूढ़ा पीपल, शंकर की पिंडी पर जल चढ़ाती पंडाइन और जाने अनजाने टांग उठाकर चाटता मूतता कबरा कुत्ता। सब के सब दौड़ जाते हैं जैसे पर्दे पर सरक रही हो धीरे धीरे कोई फिल्म। भूली बिसरी यादों के जंगल में ढूंढता हूँ मैं अपने को, पहली बूंदों से उठी सौंधी महक का मन। पहली बूंदों से उठी सौंधी महक सा मन महक उठता है। आँखें बरस कर चू उठती हैं कि जैसे चू उठी हो कोई सरपतही मड़ई। सुकवा की आँखों से आँख मिला जाग रहे बाबू कि जैसे गूंजी हो धीमी आवाज़। सुनकर बदलता हूँ करवट, कर लेता हूँ सोने के बहाने कि तब तक आँखों के सामने उभरती है कोई चिट्ठी। बाँचता हूँ लंगड़ा हो गया है बुढ़वा बैल, टूटा है फिर कोई घर, बाबा ने बहुत याद किया है। एक कविता है मित्रों, आओ। इस पहले संग्रह का जो शीर्षक है मैं, शहर और सूरज, उस शीर्षक की कविता मैं मित्रों पढ़ रहा हूँ। मैं, शहर और सूरज। मेरी काली नंगी पीठ पर उगते चलते सूरज बूढ़ा हो गया और मैं तन ढकने की कोशिश में अपने ही शहर में नंगा हो गया। मेरी काली नंगी पीठ पर उगते चलते सूरज बूढ़ा हो गया और मैं तन ढकने की कोशिश में अपने ही शहर में नंगा हो गया। मेरे बच्चे भूख और ठंड से सिकुड़ते रहे और उधर घरों में कालीनों पर कालीनें बिछती रहीं। सूरज सब कुछ देखता रहा, उगता रहा, चलता रहा मेरी और मेरे शहर की पीठ पर साथ साथ। शहर अब ऊब चुका है बूढ़े सूरज की काली करतूतों से। पीठें छिल चुकी हैं मजबूरियां उठाते धोते। सदियों से दबी बेजान हड्डियां हिल चुकी हैं कुछ लेने कुछ पाने। पर सूरज उगे रहना चाहता है संगीनों की नोक पर और हम मुट्ठियां ताने संगीनों और मुट्ठियों की दूरी नाप रहे हैं। संगीनों और मुट्ठियों के बीच होगी मेरी जीत, इस उम्मीद में जंग जारी है। कल नया सूरज उगेगा तब मेरे साथ तमाम काली पीठों पर पड़ चुके होंगे वस्त्र और किरणें नहीं छेद सकेंगी नंगे जिस्म। इसीलिए अभी से लग गया हूँ नए सूरज के स्वागत में, नए सूरज के स्वागत में। मित्रों, दूसरे संग्रह से कुछ कविताएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ स्त्रियों से संबंधित कविताएं, 3-4 कविताएं मैं पढ़ना चाहता हूं मित्रों। कम से कम 2 तो पढ़ूंगा। पहली
हमारे पूर्वांचल में एक बंजारी जात होती है मुसहरों की। तो मुसहरों के बारे में ढेर सारे किस्से लोक में भी प्रचलित हैं। उनके मेहनत, उनके जज्बे को सारे लोग जानते हैं। अभी इन दिनों कोरोना काल में तो घास खाते हुए मुसहरों के बारे में खबर आई थी। हम लोगों का सर शर्म से झुक गया था कि हमारे देश की कैसी व्यवस्था है, कैसे हम लोग हैं कि हम सामान्य जीवन मनुष्य को भोजन में नहीं दे सकते। घास खाते हुए मुसहरों के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। उनकी पत्नियों को हम लोग मुसहिन कहते हैं। उस पर एक छोटी सी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, सुने। मुसहिन, उनके बारे में थोड़ा बताना भी चाहता हूँ कि बिल में चूहे जो है गेहूं की बालियाँ लेके जाते हैं और मुसहरा उसको खोदता है उन बालियों के लिए। लेकिन कई बार सांप भी उन बिलों में चले जाते हैं चूहों को पकड़ने के लिए। और ज्यों ही मुसहरा उसे खोदता है और मुसहिन सामने बैठी रहती है, चूहे के साथ निकलने वाले सांप को भी उसी एकदम बेधड़क होकर वो पकड़ लेती है। उसको ध्यान रखें और ये कविता सुने। एक हाथ से गेहूं की बाल और दूसरे से सांप का मुंह पकड़ती स्त्री, तुम शहर में बैठी स्त्री के लिए कल्पनातीत हो। बिल के अंतिम छोर तक चूहे सांप को पछियाता मुसहर तुम्हारे हाथ की बारीकी को पहचानता है। वह जानता है कि स्तनों को निचोड़ते उसके बच्चे पर तुम उतनी ही नज़र रखती हो जितनी कि सरसरा कर भागते सांप पर। वह जानता है कि शाम को चूल्हे के लिए जितनी ज़रूरी हैं गेहूं की जरी बालियाँ, उतनी ही ज़रूरी है चूहे की पकड़। और दोनों में तुम निपुण हो स्त्री। जंगल राज में पेट की आग बुझाने के लिए जहाँ ख़त्म होता है बिल का रास्ता, वहीं कहीं मुसहर चढ़ जाता है पेड़ पर। उसे जुटे अनाज और चूहों को पकाने के लिए चाहिए होती हैं लकड़ियाँ। मुसहर तोड़ता काटता जाता है और मुसहिन लकड़ियों का गट्ठर सर पर लिए इसी देश में पूरा कर लेती है एक पूरे दिन की यात्रा। एक कविता है मित्रों, कामकाजी स्त्रियों पर एक कविता है। प्राय महानगरों में स्त्रियां घर गृहस्थी के साथ दफ्तरी दुनिया से भी जुड़ी होती हैं। आप कल्पना करिए कि कोरोना काल में अपने घर परिवार में ही आप देखें कि कितनी व्यस्त और किस तरह से सुबह से लेके शाम तक स्त्रियां परेशान हैं। काम करने वाली बाइयाँ भी घरों में नहीं उपलब्ध हैं। झाड़ू पोछा से लेके सारा काम महिलाएं ही कर रही हैं। और कामकाजी महिलाएं अगर ड्यूटी रहती है तो इन कामों को निपटा के दफ्तर जाती हैं। एक उनका ध्यान रखें। और शीर्षक है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए एक कविता। एक दिन ऐसा भी हो कि हम चुप रह जाएं, कुछ न बोलें। एक दिन ऐसा भी हो हम चुप रह जाएं, कुछ न बोलें। एक दिन हवाएं खुलकर बहें, धूल धक्कड़ रहित, सड़क से शोर शराबा गायब हो जाए। एक दिन पूरा विश्राम का हो जब घर न आए कोई मेहमान। एक दिन पूरा विश्राम का हो जब घर न आए कोई मेहमान। पतिदेव उपवास रख लें। एक दिन जब बच्चे नींद में हों, उतर कर आए कोई परी, टिफ़िन में भर जाए नाश्ते का सामान। एक दिन जब बच्चे नींद में हों, उतर कर आए कोई परी, टिफ़िन में भर जाए नाश्ते का सामान। एक दिन देर से हो सुबह, पलकें देर तक मुदी रह जाएं, चाहे घनघनाती रहे अलार्म घड़ी। एक दिन इतनी ज़ोर से हो बारिश कि गाड़ियाँ बंद हो जाएं। एक दिन इतनी ज़ोर से हो बारिश कि गाड़ियाँ बंद हो जाएं, सड़कें डूब जाएं घुटनों तक। एक दिन दफ्तर में हम बतियाते रह जाएं, पूरे दिन कोई कुछ न बोले। एक दिन दफ्तर में हम बतियाते रह जाएं, पूरे दिन कोई कुछ न बोले। अचानक छुट्टी हो जाए। एक दिन पकड़ें रोज़ से पहले वाली ट्रेन, घर बच्चों से पहले पहुंच जाएं। एक दिन पकड़ें रोज़ से पहले वाली ट्रेन, घर बच्चों से पहले पहुंच जाएं। एक दिन ऐसा भी हो जब हम जो सोचें वही हो जाए। एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐसा हो जाए। मित्रों, एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी बहुत पसंदीदा कविताओं में है। एक ज़माना था कि जब हम लोग भी नौजवान थे और उन फ्रंट्स पे काम करते थे। नौजवानी के दिनों में जैसे हम युवकों को लगाते हैं, बहुत सारे स्लम्स में, बहुत सारे जगहों पे फ्रंट्स पे काम करने को लगा जाते हैं। तो उस समय एक जज्बा होता है, हर व्यक्ति में एक जज्बा होता है।
वो जज्बा अगर वैचारिक दुनिया से हम जुड़ जाते हैं तो आजीवन हमारे साथ बना रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। भले हम शक्तिहीन हों शरीर से, लेकिन मन और उस जज्बा हमारे साथ बना रहता है। कविता है, एक थी चिड़िया सोने की। सुने, एक थी चिड़िया सोने की, भरा पूरा परिवार था उसका, बड़ी बड़ी थी राज रियासतें, प्रेम प्यार तो रहता ही था एक दूजे से, खूब झगड़ना लड़ना भी था। देश को ध्यान में रखें और इस कविता को सुनें। एक थी चिड़िया सोने की, भरा पूरा परिवार था उसका, बड़ी बड़ी थी राज रियासतें, प्रेम प्यार तो रहता ही था एक दूजे से, खूब झगड़ना लड़ना भी था। राजे जितने बड़े बड़े थे, प्रजा उतनी छोटी थी। राजे जितने बड़े बड़े थे, प्रजा उतनी छोटी थी। आया एक दिन एक बहेलिया, गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा। आया एक दिन एक बहेलिया, गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा, फुसला फुसला कर दाने फेंका, बहक आया कुछ रजवाड़ों को। फिर क्या था, फिर शुरू हो गया, एक एक कर फंसे कई, कुछ मारे गए विरोध किए जो, कुछ मारे गए विरोध किए जो। फुसला फुसला कर दाने फेंका, बहकाया कुछ रजवाड़ों को। फिर क्या था, फिर शुरू हो गया, एक एक कर फंसे कई, कुछ मारे गए विरोध किए जो। धीरे धीरे पिंजड़े में जा पहुंची चिड़िया, धीरे धीरे पिंजड़े में जा पहुंची चिड़िया, पंख उड़ाई पाँव चलाई, उड़ने की लग गई फिक्र में। एक दिन पिंजड़ा खुला मगर थे पंख कटे, एक दिन पिंजड़ा खुला मगर थे पंख कटे। अब उड़े उड़े तो कैसे चिड़िया, मरहम की पट्टी बंधवाई, खुश तो बहुत बहुत थी चिड़िया। उसे पता क्या नए बहेलिए राज लिए थे, उसे पता क्या नए बहेलिए राज लिए थे। कुछ ने नोचे पंख लगे कुछ मांस कुरदने, बचते बचते रहा, बचते बचते बचा रह गया केवल अवयव। फिर कुछ ने मिल कोशिश की, लगा कि जैसे पंख जमेंगे प्राण मिलेगा। बड़े बड़े थे मीठे नारे, साथ में उनके नया लोक था। वैज्ञानिकता थी, परख नई थी, नए इरादे बिल्कुल ताज़े, साफ साफ थे सीधे सादे। जो अवयव था शेष सोचने लगा कि जल्दी पंख जमेगा प्राण मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाने कैसे बिखरे नारे, अब दुश्मन हैं जो थे प्यारे। फिर भी चिड़िया सोच रही है, एक दिन ऐसा आएगा, जो बिखरे हैं एक बनेंगे, बिगड़ा सब बन जाएगा। चिड़िया को तो उड़ना ही है, चिड़िया को तो उड़ना ही है। देखें कौन प्राण फूंकता, देखें कौन पंख जमाता। मित्रों, एक कविता पढ़ रहा हूँ मैं। ये कविता पिता शीर्षक की कविता है। सुने, आप सबका ध्यान चाहूँगा मैं इस पर विशेष रूप से। एक थे मेरे प्यारे बाबू, बदी पचैया मेला घूमनी, खेत बगीचे चढ़ कंधे पर, रोज़ रोज़ मैं घूमा करता तब मैं छोटा बच्चा था। एक थे मेरे प्यारे बाबू, बदी पचैया मेला घूमनी, खेत बगीचे चढ़ कंधे पर, रोज़ रोज़ मैं घूमा करता तब मैं छोटा बच्चा था। मुझे पढ़ाते डांट खिलाते, सांस सकारे आते जाते, किससे मिलना किससे जुलना, किस किससे क्या नाते रखना, सिखलाते हुए बाप बन गए। खपरेला स्कूल छोड़, कालिक पटरी से नाता तोड़, नरकटशाही के अर्थ कई, जब मैं लगा समझने थोड़ा थोड़ा, गुपचुप बाबू दोस्त बन गए। मेहमानों की आव भगत में गुड़ पानी शरबत ले आते, राय हमारी पूछी जाती, बेटा अब कंधे भर का है, कह कर बाबू मुस्काते, तब मैं झुक छोटा हो जाता। इसी तरह से आते जाते दिन कॉलेज के आए मेरे, पूर्ववत मोड़ छोड़ बाबूजी, जाने कैसे क्या क्या करके, कपड़े फीस जुटाकर मुझको शहर भेजते आंखें छलकी। पहली बार बड़ा था मैं और बाबू छोटे जान पड़े, पहली बार बड़ा था मैं और बाबू छोटे जान पड़े। ऐसे वैसे गुजर गए दिन, मैं बच्चे से बड़ा बना, बाग बगीचे ताल तलैया छोड़ सभी मैं शहर चला। बाबू मुझसे बिछड़ गए, मैं रोया दोनों रोए, आँखों ने दिल की भाषा समझी। रो रो पाती लिखी शहर से, बाबू ढाणस बधवाए, रो रो पाती लिखी शहर से, बाबू ढाणस बधवाए। कुशल क्षेम घर चौबारे की, दूर शहर तक भिजवाए। फिर बाबूजी बड़े हो गए, मैं बालक आँखों का तारा,
दूर गांव से शहर आ बसा। जब जब लौटा गांव उन्हें चौरा पर पाया, धार दहेड़ी माँ के संग पाँव छुआ आंखें भर आईं, लगता सब कुछ उन्हें मिल गया। शहर में लौटा गांव से जब भी, बाबू की आंखें रोती थी, चिट्ठी पत्री खबर शहर की, बेटा चिट्ठी पत्री खबर शहर की, जाते ही लिख देना बेटा, अब मैं बूढ़ा हूँ, खोज खबर लेते ही रहना, बरबस आंखें कह जाती। एक दिन सुना कि माँ बिछड़ी, बाबू कंधे लग खूब रोए, मेरा कद उनको बड़ा लगा। एक दिन सुना कि माँ बिछड़ी, बाबू कंधे लग खूब रोए, मेरा कद उनको बड़ा लगा। मैंने ढांढस बंधवाया, फिर मुन्ने की हाल पूछ वे बड़े हुए, मैं छोटा बनता चला गया। बाबू का चुप रहना खलता, माँ बिन घर था सुना सुना, जीवन की आपाधापी में आधा शहर गांव था दूना। एक दिन आई खबर कि बाबू नहीं रहे, मैं घर आया शहर छोड़, चौरा हाड़ी देहड़ी माँ संग बाबू नहीं दिखे। मैं रोया जी भर रोया, गांव पड़ोसी ढांढस देते, पर हाथ कौन कंधे पर रखता। बाबू को तो जाना ही था, कब तक रुकते चले गए। मैं छोटा था बड़ा बन गया, आज लौटकर शहर लिखूं मैं किसको पाती, सोच रहा था। अपनी ही छलकी आंखों में गांव का नक्शा देख रहा था। मुन्ने की जिद, सर्कस टीवी, खिलवाड़ों की भीड़ भाड़ में, जैसे बाबू बोल रहे हों, जीना बहुत कठिन है बेटा, अब मैं भी तो नहीं रहा, घर की खोज खबर तुम रखना। बहुत सारे मित्र हमारे सुन रहे हैं और मैं सबका स्वागत करता हूं, सबको नमस्कार कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं अभी, जिस तकनीकी माध्यमों में थोड़ा हम लोग कमज़ोर हैं, इसलिए दो जगह दृष्टि नहीं, और किताब देख के मैं कविताएं पढ़ रहा हूं, इसलिए भी मैं सबका अभिवादन करता हूं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है हम आपको जवाब भी देंगे बाद में। एक कविता है मित्रों, थोड़ा सा एक कविता हट के है, एक रूमानी कविता है, शीर्षक है लिखा तुम्हारे लिए। एक दिन जब सर्द हवाओं में सिकुड़ा मैं, धूप की तलाश में था, छत पर उतरती किरणों से चुपचाप मेरी कविताओं में आ गई थी तुम उल्काओं से टूट कर आ गिरी थी मेरे सिरहाने, जगमगा उठे थे मेरे मन के तार। मैंने उसी दिन भोर पर लिखी थी एक कविता। तुम उल्काओं से टूटकर आ गिरी थी मेरे सिरहाने, जगमगा उठे थे मेरे मन के तार। मैंने उसी दिन भोर पर लिखी थी एक कविता। तुमने मेरे बच्चों के लिए मुझसे बचा कर रखी ऊष्मा, ठीक उसी तरह जैसे मेरी माँ ने सहेज कर रखा था बोरसी में आग, चौके में रोटी। तुमने मेरे बच्चों के लिए मुझसे बचा कर रखी ऊष्मा, ठीक उसी तरह जैसे मेरी माँ ने सहेज कर रखा था बोरसी में आग, चौके में रोटी। निपट अंधेरों में कई बार जब हमने चाही थी रोशनी, तुम्हारी ढिबरी की मध्यम लौ से प्रकाशित हुए थे हम। एक दिन तुम शायद धरती पर मेरे लिए ही आई होगी, ताकि मैं भी सहेज कर रख सकूं बच्चों के लिए कुछ प्रेम कविताएं। इसी कविता का दूसरा अंश है मित्रों। एक दिन जब धूप की गिलहरियों से भरा होगा आसमान, बच्चे अभी नहीं लौटे होंगे स्कूल से, प्रेम से लबालब भरी तुम सोच रही होगी मेरे बारे में। चौके में धीरे धीरे फुदक रही होगी दाल, जैसे आंगन में फुदक रही हो गौरैया बार बार। गमले में गुलाब के बहाने बाहर निहारती तुम सोच रही होगी मेरे ही बारे में, कि कैसे बीतते बीतते कम होता गया दिन, जैसे दिन महीनों बरसों में उम्र। शाम के धुंधलके में जब बच्चे पूरा कर रहे होंगे होमवर्क, तुम्हारी सोच में मैं ही होऊंगा। नींद में जब सो रहा होगा शहर, तुम्हारी उनीदी आँखों में बसों लोकलों में घिसटता मैं ही होऊंगा। देर रात जब कॉल बेल की दस्तक से चौंक कर जाग उठती होगी तुम, उस वक्त तक सो जाती होंगी धूप की गिलहरियाँ। बच्चे नींद में मगन हो
देखने लग जाते होंगे सपने, ऐसे में तुम्हारी उन्नीदी पलकों में होगी सुबह की उधेड़ बुन, और मन के कहीं भीतर तक पसरी होगी मेरे ही जल्दी घर न आने की पीड़ा। मित्रों, मैं फिर से आप सबको नमस्कार कर रहा हूं। जो भी साथी मेरे देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे मित्र जो महाराष्ट्र जनवादी लेखक संघ से हैं, दिल्ली से हैं, और देश के दूसरे प्रदेशों के कई मित्र देख रहे हैं, मैं सबको सलाम करता हूं। और एक अगली कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है एक ऐसे वक्त में। एक ऐसे वक्त में जब हम अपनी उम्र को अनुभूतियों के सहारे उतार रहे होते हैं कागज़ पर। एक ऐसे वक्त में जब हम अपनी उम्र को अनुभूतियों के सहारे उतार रहे होते हैं कागज़ पर, ठीक उसी वक्त एक गौरैया चोंच में तिनके भर पड़ोस की टूटती छत से उड़े और मेरे घर में चली आए। ठीक उसी वक्त एक गौरैया चोंच में तिनके भर पड़ोस की टूटती छत से उड़े और मेरे घर में चली आए। तिनके रखे और बनाने लग जाए घोंसला घर के किसी कोने में। मेरी समझ से तब अपने समय की दो बेहतर कविताएं लिखी जाएंगी कागज़ पर साथ साथ। मेरी समझ से तब अपने समय की दो बेहतर कविताएं लिखी जाएंगी कागज़ पर साथ साथ। कठिन समय में लड़ने के लिए चाहिए होती है थोड़ी सी जिद। कठिन समय में लड़ने के लिए चाहिए होती है थोड़ी सी जिद। बस चोंच भर तिनके पर हौसले आकाश भर होने चाहिए, तभी तो कागज़ पर उतर पाएगी अपने समय की एक बेहतर कविता, और गौरैया बना लेगी बस चोंच भर तिनकों से ही एक घोंसला। एक कविता मित्रों मैं और पढ़ रहा हूँ। कविता इस कोरोना काल पे भी लागू होता है। प्राय मायूसी में तमाम तर लोग जो हमारी उम्र से जुड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें एक मृत्यु का भय पसरा हुआ है। मैं मृत्यु बोध शीर्षक की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबका ध्यान भी चाहूँगा। शैली जी देख रहे हैं, रमन मेरे मित्र देख रहे हैं, अब अभिषेक देख रहे हैं, बहुत सारे साथी, हरीश राय जी अभी थे वॉल पे, मैंने देखा। सबको सलाम कर रहा हूँ, सबका स्वागत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मृत्यु बोध। रोज की तरह ही उगाएगा सूरज, दोपहर ठीक उसी तरह आएगी जिस तरह आ जाती है शाम। सिर्फ मैं ही नहीं होऊंगा घरों में दफ्तरों में। रोज की तरह ही उगाएगा सूरज, दोपहर ठीक उसी तरह आएगी जिस तरह आ जाती है शाम। सिर्फ मैं ही नहीं होऊंगा घरों में दफ्तरों में। रात को उदास नहीं होगा शहर, फट नहीं पड़ेगा पहाड़। गांव सहलेगा चुपचाप सब कुछ, सुबह दिलों में रहते हुए भी मैं नहीं होऊंगा अखबार की कतरनों में। छोड़कर कुछ पन्नों पर उंगलियों के निशान, कुछ होठों पर सुगुगाहटें। गांव की चौपालों और शहर की गोष्ठियों में रहते हुए भी मैं नहीं होऊंगा शामिल चर्चाओं में। रोज़ रोज़ सुबह नहीं सजोएगी माथे पर शिकन, नहीं लौटेंगी झुझलाई संध्याएं। व्हीलर की स्टॉलों पर नहीं दिखेगी एक आकृति, फिर भी 6 बजा देगी चर्चगेट की घड़ी। कहीं कुछ भी तो नहीं रुकेगा, एक मैं ही नहीं होऊंगा निरंतर चलने वालों के साथ। मेरे न होने पर निराश हो जाएंगे बच्चे, दुखी हो जाएगी पत्नी। कुछ पल के लिए ही सही कम हो जाएगा साथियों का मनोबल, पर बारिश की पहली फुहारों पर मैं होऊंगा हवाओं में। पर बारिश की पहली फुहारों पर मैं होऊंगा हवाओं में। झूले पर थिरकते गीतों में होऊंगा मैं। आते ही बसंत जब खिलेंगे पहले फूल, मैं होऊंगा पंखुड़ियों में। निरंतर बढ़ रहे जुलूस में सबसे आगे भीची मुट्ठियों में होऊंगा मैं। मित्रों, एक दूसरे संग्रह से कुछ कविताएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सबका ध्यान चाहूँगा। आप सब को देख के कि वॉल पे आप हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमारे बहुत सारे मित्र, डॉक्टर राम आह्लाद चौधरी जी हैं, अभी बहुत सारे मित्र हमारे यहाँ हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कुछ एक कविताएं मैं आपके सामने, चूँकि आज एक तय करके मैं बैठा हूँ कि आज मैं कविताएं पढ़ूँगा।
वक्तव्य देने के लिए हमारे महाराज जलेश के जो महासचिव हैं उनसे प्रार्थना किया है इसी वाल पर एक दिन वो कविता और लेखन के समकाल पर और जो राजनीतिक चुनौतियां पहले रही हैं और आज जो हैं उन पर एक वक्तव्य वो दें। इसीलिए मैं अपना वक्तव्य मुलतवी रखा है। मैं कविताएं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। अगली कविता शीर्षक है मित्रों पिता की मृत्यु पर। जैसे होते हैं सबके वैसे ही थे मेरे भी पिता, सुख दुख हंसी खुशी बांटते हुए हम सबके लिए आशीष थे पिता, सदियों सदियों से बुजुर्गों द्वारा सौंपे हुए। मैंने देखा था धूप में बारिश में धीरे धीरे तपते गलते पिता को। मैंने देखा था धूप में बारिश में धीरे धीरे तपते गलते पिता को। धू धू करती चिता में उस दिन देखी जलती हुई देह, उम्मीद को ठिठुरते और भाषा को बिसरते हुए देखा। उम्मीद को ठिठुरते और भाषा को बिसरते हुए देखा धूमिल होते हुए सपनों को, चिंदी चिंदी होती हुई धमनियों को। एक हरहराते हुए पीपल को ढहते हुए देखा। पूरे के पूरे एक युग थे पिता। नए वर्ष की पहली सुबह पर अब नहीं दिखेंगे पिता, रहेंगी बस उनकी यादें साथी शुभ चिंतकों के साक्ष्य में। मैंने ही लगाई आग, हवि और समिधा के साथ समर्पित कर दिया उनकी देह। घर लौटकर मैं स्वयं एक युग हो गया हूँ, पर सोचता हूँ क्या हो पाऊँगा एक पिता सबके पिताओं जैसा, क्या हो पाऊँगा एक पिता सबके पिताओं जैसा। एक और कविता पिता पर है मित्रों। पिता क्षमा करना। भले देह में तुम नहीं हो पिता, पर हमारी धमनियों में बहते हुए तुम्हारे रक्त बीज अभी भी जिंदा हैं। खेतों में अब भी मौजूद हैं तुम्हारे पाँव के निशान। रगों में अभी भी बह रहे हो तुम जीवन बनकर। हमारी सांसों में ये जो चलायमान है वह तुम्हारी ही दी हुई प्राणवायु है। सूरज की दहक व चांदनी की चमक में तुम ही तुम हो पिता। हमारी देह ने तुम्ही से ली है ऊर्जा। पेड़ों की छाया हरियाली में तू ही तू हो संचरित। पृथ्वी को तूने ही दिया है ओज। नदियों के बेग में तुम ही तुम हो। तुम्हारे ही क्षित जल पावक गगन समीर को धारण कर हम अब भी जिंदा हैं और शायद जिंदा रहें कई सदियों तक। हमने नहीं रची ऊर्जा, नहीं छोड़े पाँव के निशान धरती पर। अन्न जल तक को गिरवी रख दिया हमने। पिता क्षमा करना, हम नहीं संभाल पाए तुम्हारी विरासत। बच्चों के लिए हम नहीं छोड़ पाए अमन चैन। हमने बांट डाली मानवता, जाति धर्म ऊंच नीच की खड़ी कर डाली दीवारें। कहने को चाँद तक हो आए हम, पर नहीं रख पाए शुद्ध हवा जल तक भी। पिता हो सके तो क्षमा करना, क्योंकि छोड़ी थी तुमने जो पवित्र विरासत उसे हमने कलंकित कर दिया है। एक कविता है मित्रों धुएं के ढेर पर पृथ्वी। आज हमारे आसपास का जो माहौल है, दुनिया भर का जो माहौल है, युद्ध की जो विभीषिका की तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें एक तरह से हमें भी शिकंजे में ले रही हैं और हमारा देश घिरा हुआ है। एक आंतरिक कोरोना का जो संकट तो है ही, बाह्य संकट आप देखिए पश्चिम उत्तर पूरब, छोटे और कमज़ोर लोग भी सर उठा के आपसे संवाद करने की स्थिति में हो रहे हैं। ये हम कहाँ बहुत बड़ी औकात वाले माने जाने लगे थे, बहुत दावे हमने किए थे, लेकिन हम जिन स्थितियों में हैं। एक छोटी सी कविता है मित्रों धुएं के ढेर पर पृथ्वी। एक ऐसे समय में जब शोर और आर्तनाद के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो, एक मनुष्य दूसरे का गला काटता हो, मानवता एक कोने में खड़ी सुबक रही हो, कुर्सी की खातिर चीलें फुदक फुदक कर अट्ठहास कर रही हों, ऐसे में भला कविता के लिए कहाँ बची रह जाती है कोई जगह। ऐसे में भला कविता के लिए कहाँ बची रह जाती है कोई जगह। डॉक्टर हरीश राय जी देख रहे हैं, मैं सलाम करता हूँ साथी। एक ऐसे समय में जब शोर और आर्तनाद के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो, एक मनुष्य दूसरे का गला काटता हो, मानवता एक कोने में खड़ी सुबक रही हो, कुर्सी की खातिर चीलें फुदक फुदक कर अट्ठहास कर रही हों, ऐसे में भला कविता के लिए कहाँ बची रह जाती है कोई जगह। शायद शर्म और हया के लिए भी नहीं। हर ओर धुआं ही धुआं है, आग है, घृणा है, ईर्ष्या है, राग और द्वेष का रोज ही खेला जा रहा है।
नंगा नृत्य, मजहब और धर्म की बिसात पर। पृथ्वी की तलहटी में हर ओर छुपी है आग ही आग, तल अतल और सागर को परिध में करते हुए। हर ओर लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, आग लगी है पेटों में, पुतरियों में, आग खेतों में, खदानों में, आग मिल में, कारखानों में, आग जंगल में, बगानों में। दुनिया के किस ढूह में नहीं लगी है आग, भला कौन सी जगह है जहाँ नहीं लगी है आग, भला कौन सी जगह है जहाँ नहीं छुपा है बारूद। उंगलियों की एक हरकत से हो सकती है दुनिया नेस्त नामूद, बारूद के ढेर में बदल जाएंगे जीवन के स्रोत। मरघट की खामोशी में तब्दील हो जाएगी जीती जागती सभ्यता। लगता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर नहीं, बारूद के ढेर पर टिकी है, और लोग बारूद में आग लगाने की ज़िद पर अड़े हैं। एक न एक दिन हम फिर कहीं और तलाशेंगे जीवन, इस पृथ्वी को नष्ट करते हुए, क्योंकि अब यह शायद नहीं रह गई है रहने जीने के काबिल। एक कविता है मित्रों, अभी भी बचा है बहुत कुछ। ऐसा नहीं है कि हम बहुत निराश हैं, बीच बीच में हम आपसे संवाद भी करेंगे। और साथियों को मैं फिर से नमस्कार कर रहा हूं, जो लोग हमसे मुखातिब हैं, जो हमें देख रहे हैं। मैं बस उस टिप्पणी वाले की तरफ बहुत ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं कविताएं देख के पढ़ रहा हूं। इसलिए शीर्षक है अभी भी बचा है बहुत कुछ। बुरे दिनों में जैसे बची रह जाती हैं अच्छे दिनों की यादें, बुरे दिनों में जैसे बची रह जाती हैं अच्छे दिनों की यादें, जैसे कि खोकर भी बार बार लौट आती है पहचान बुरे दिनों की। बड़े दिनों तक जैसे नथनों में जमी रह जाती है गंध पावस की, खुशबू बची रह जाती है बसंत के बाद भी बड़े दिनों तक। ठीक उसी तरह अभी भी बचा है बहुत कुछ, ठीक उसी तरह अभी भी बचा है बहुत कुछ, जैसे लाख दुखों के बावजूद बचा रह जाता है आँखों में पानी, मन में ग्लान, हर्ष व विषाद। अभी भी बची हुई है जिजीविषा, जीने मरने की ललक, अभी भी बचा हुआ है जोश कुछ कर गुजरने के लिए। एक छोटी सी कविता है मित्रों, जगह। आज फिर मैंने लिखी एक कविता, पंक्तियों में उड़ेल दिया अपना दुख दर्द, आग को शब्दों में उतारा, अर्थों में अचानक राख भरभराने लगी। आज फिर मैंने लिखी एक कविता, पंक्तियों में उड़ेल दिया अपना दुख दर्द, आग को शब्दों में उतारा, अर्थों में अचानक राख भरभराने लगी। धुआं गलियों में था, हर चेहरे पर आक्रोश, धुआं गलियों में था, हर चेहरे पर आक्रोश। गली मोहल्ले में शोर ही शोर था, हर कोई बौखलाया अपने आप में व्यस्त। पूजा घरों में लंबी कतारें, अजान के बाद मस्जिदों में भीड़, एक खामोशी हर चेहरे पर थी तमाम भीड़ भाड़ के बावजूद। मैं खामोशी को उतारना चाहता था कविता में, मैं खामोशी को उतारना चाहता था कविता में, उतर आया शोर। मैं अमन को उतारना चाहता था कविता में, उतर आई आग। मित्रों, यह कैसा समय है कि हम जो चाहते हैं वह नहीं हो पाता, और जो हो रहा है उसके लिए हमारी कविता में कोई जगह नहीं है, और जो हो रहा है उसके लिए हमारी कविता में कोई जगह नहीं है। एक दूसरे संग्रह से एक दो कविताएं मित्रों। शीर्षक है गठरी। देखा है, हम मिट्टी के लोग हैं, गांव से महानगरों की तरफ विस्थापित होकर आए हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि हम जो महानगरों में मध्यवर्गीय लोग हैं, उखड़ी जड़ों के लोग हैं। हमारी जड़ें गाँवों में हैं, लेकिन हम विरोपित हुए हैं महानगरों में, यहाँ के से की जड़ों से जुड़े हैं। हमारा जीवन यहाँ से खाद पानी पाता है, हमारे बच्चे यहाँ जवान हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन हम अपनी पूंजी के तौर पर गांव की स्मृतियों को सहेजते हैं। कविता का शीर्षक है गठरी। गठरी में मैंने तो बांधा था गुड़ लाई और बताशा, गठरी में मैंने तो बांधा था गुड़ लाई और बताशा, साथ में बधी आई माँ की ममता। गठरी में मैंने तो बांधा था गुड़ लाई और बताशा, साथ में बधी आई माँ की ममता। मैंने तो बांधे थे संस्कार, साथ में बधी चली आई मिठास। मैंने तो बांधे थे संस्कार, साथ में बधी चली आई मिठास।
खेतों से चुरा कर बांधा था चने का साग, खेतों से चुरा कर बांधा था चने का साग, साथ में बंधी चली आई फूलों और मिट्टी की खुशबू। मित्रों, मैंने तो बांध कर ले आने की कोशिश की थी अदब, मित्रों मैंने तो बांध कर ले आने की कोशिश की थी अदब, साथ में चिपकी चली आई विनम्रता। अब विनम्रता का क्या करें मित्रों, जिसके भी उठते हैं हाथ उसके ही निशाने पर आ जाती है विनम्रता। एक कविता है, मेरा बेटा एक बार चीन गया था, हालांकि आजकल हम लोग चीन को बहुत कोसते हैं, लेकिन एक बाप की हैसियत से मेरे मन में कुछ ख्याल थे कि वो जा रहा है तो वहाँ क्या देखे। मेरे जो इंस्ट्रक्शन थे उसके लिए, जाओ अपने कामकाजी दुनिया के लिए, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो भी देखना। चीन यात्रा। उठना सूर्योदय से पूर्व, देखना कि किस तरह उतरती है धूप। उठना सूर्योदय से पूर्व, देखना कि किस तरह उतरती है धूप, आँखों को सुख देती हुई। हो सके तो परखना चिड़ियों की दिनचर्या, उनका कलरव, भोर के रीत रिवाज। सुनना कोयल की कूक, पपीहरे की चहक, कबूतर की गुटर गूं। देखना किसी माँ को दुलराते हुए नन्हे बच्चे को, देखना किसी माँ को दुलराते हुए नन्हे बच्चे को, बलैया लेती हुई दादी को। सड़क से गुजरते हुए महसूसना लोक जीवन, हास परिहास, बाजार की हंसी खुशी। चुरा लाना एक अदद मुस्कान, चुरा लेना एक अदद मुस्कान। खेतों के बीच से गुजरते हुए सूंघ लेना मिट्टी की महक, खेतों की गंध, फसलों का आह्लाद, कृषकों का उल्लास। पहाड़ से उतरती हुई नदी देखना, पहाड़ से उतरती हुई नदी देखना, देखना कैसा है हमारा मानसरोवर। कैलाश दूर से भी दिखलाई पड़े तो सर झुकाना, ऋषियों को प्रणाम करना गुजरते हुए तिब्बत से। मत भूलना एक और बात, देखना बुद्ध के कितने बचे हैं अवशेष, देखना बुद्ध के कितने बचे हैं अवशेष। अष्टांग के कितने प्रकार, बेटे लौटते हुए वेनसांग को भी याद करना। उसने जहाज़ से नहीं, पहाड़ों को लांघते हुए की थी पैदल यात्रा कई सौ वर्ष पूर्व। वह भारत को जानने आया था, तुम भी जान लेना चीन को जी भर। और मित्रों, आजकल हम लोग चीन को जी भर जान रहे हैं, खूब देख भी रहे हैं। पिछले दिनों हमारे एक साथी के पोस्टर्स को कुछ सांप्रदायिक लोगों ने अलग ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश, हमारे महासचिव ने महंगाई के खिलाफ और एक कोशिश की थी, दूसरी मांगों के सिलसिले में एक पोस्टर उठाया था हाथ में, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उसे चाइना का पोस्टर उस लैंग्वेज में डाल के बनाया। जैसे कि हम इस भारत के जो वामपंथी हैं वो चीन के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं, जबकि सबसे ज़्यादा देशभक्त हम ही हैं। भगत सिंह तो हमारी जमात का ही था, दूसरी जमात में हुआ ही नहीं, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। एक कविता मित्रों में प्रस्तुत कर रहा हूँ आदिवासी शीर्षक से। एक कविता है आदिवासी। दंत कथाओं में हम लकड़हारा हैं, दंत कथाओं में हम लकड़हारा हैं। बियाबानों के पेड़, रूखों में धतूरे मंदार, फूलों में कनेर और फलों में झरबेर हैं। हम ही हैं प्रजाओं में सबसे निर्बल सर्वहारा, जंगलों झाड़ों झंकारों के हम राजा हैं। चलती फिरती सड़कों पर कभी कभार जो दिख जाता है काला कलूटा नंगा बदन, वह हमारा ही है। समुद्र कितना खारा है हिसाब है हमारे पास, समुद्र कितना खारा है उसका हिसाब है हमारे पास। वहाँ कौन सी मछली अंडा देगी इसकी भी खबर है मुझे। बहुत दूर दूर तक फैली हैं हमारी प्रजातियाँ, छत्तीसगढ़ और गढ़चिरौली में हमारा ही कुनबा है। तीर और धनुष से हम अभी भी करते हैं शिकार, अंडमान निकोबार में हम ही हैं। तीर में तो है ही, हमारी जीभ पर भी है जहर, क्योंकि हमने नहीं चखा है टाटा का नमक, क्योंकि हमने नहीं चखा है टाटा का नमक, नहीं पिया है पेप्सी का और कोला। हम पीते हैं पहाड़ों से रिसने वाली मधु और जल, और खाते हैं समुद्र से निकाल कर नमक और मछली। इस धरती पर हमारा भी हक है, इस धरती पर हमारा भी हक। आखिर हमें हमारी दुनिया में क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है, बार बार क्यों कोशिश होती रहती है करने के लिए बेदखल।
एक कविता है मित्रों, संगीत। कविता का शीर्षक है इसी, जैसे आपने आदिवासी वाली कविता सुनी आपने, इसी तरह का महाराष्ट्र में यहाँ हम सागर के तट पर हैं, मछुआरों की ढेर सारी यहाँ बस्तियाँ हैं। और एक दौर था जब सरकारी नौकरी में रहते हुए मेरे पास कुछ जिम्मे आए थे वर्सोवा के मछली बारों के बीच काम करने का। इस 21वीं शताब्दी में भी उसमें बहुत सारे लोग हैं मित्रों जो नहीं चाहते हैं कि नगर पालिका का कोई संसाधन उन तक आए। समुद्र से निकले हुए जल को, जो उसके आसपास के इलाकों में पानी निकलता है, वो बहुत खारा होता है और उस खारे पानी के प्रयोग के नाते उनके शरीर में ढेर सारी व्याधियाँ होती थी। मुझे जिम्मा सौंपा गया था तो उनको कि नगर पालिका का सुंदर जल उन्हें मुहैया कराया जाए, लेकिन वो तैयार नहीं होते थे। बड़ा मिन्नत के बाद, बड़ी कोशिश के बाद वो तैयार हुए, आधुनिक बनना ही नहीं चाहते थे। तो उन मछुआरों के जीवन को चूँकि मैंने निकटता से देखा है, एक कविता है मछुआरा शीर्षक की, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान चाहूँगा कि मछुआरा। तिलंगी पहने काला कलूटा मछुआरा लौटा है हफ्तों बाद। समुद्र में जब वो जाते हैं तो हफ्ते हफ्ते बाद मछलियाँ पकड़ कर लौटते हैं। तिलंगी पहने काला कलूटा मछुआरा लौटा है हफ्तों बाद, जाल में लिपटी हैं मछलियाँ कुल कमाई की। मछुआरिन ताक में है कब लिपटे मरद से, मछुआरिन ताक में है कब लिपटे मरद से, और पूछे कि कैसे बिताई उसने रात और दिन। समुद्र खतरनाक था, तेज हवाएं लहर आसमान छूती, वह सो नहीं सकी थी पूरे सप्ताह, ताकती रही थी राह। सामने लपकता है महाजन डीजल और ग्रीस वाला, झपट लेता है बड़ी मछलियाँ जैसे झपट लेता है गिद्ध। किनारे पर खड़े हैं कई संगी साथी बाट जोते कि मछलियाँ आएंगी तब कटेगी पार्टी। मछुआरा समुद्र की ओर निहारता है और पत्नी की बाहें थाम सरक लेता है पुश्तैनी झोपड़े में खाली हाथ। यह कविता नहीं कहानी है मित्रों, यह कविता नहीं कहानी है वर्सोवा के मछुआरों की, जिसे वे पढ़ते नहीं, रोज़ रोज़ लिखने को विवश हैं, रोज़ रोज़ लिखने को विवश हैं। और मित्रों, इस संग्रह से एक अंतिम कविता मैं पढ़ के फिर दूसरी कविताओं पर आऊँगा। ये दो कविताएं आत्मकथा समानांतर। हमारे एक मित्र शैलेश सिंह हैं जो जनवादी लेखक संघ महाराष्ट्र के सचिव हैं। प्रायः हम लोग महानगर में जब बैठते हैं तो गांव की चर्चा करते हैं, उन बड़े खंडहरों की चर्चा करते हैं किसी ज़माने में बड़े आवास महल नुमा घर हमारे गांव में थे, बड़े बड़े कुएं तालाब थे, सब के सब जब सूखने लगे थे, उनकी स्थितियां बुरी होने लगी थी, उनको याद कर एक कविता लिखी है। मैं इस कविता को मित्र शैलेश सिंह को ही समर्पित किया है, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यह उजड़ते हुए गाँव और बिलखते हुए घरों की कथा है, यह उजड़ते हुए गाँव और बिलखते हुए घरों की कथा है। यह सिर्फ मेरे घर की नहीं, मेरी भी आत्मकथा है समानांतर। बात तब की है जब चहकते रहते थे बच्चे, गायें रमाती रहती थी और भैंसें भर देती थीं फेनिल दूध से बल्टियाँ। बैलों की जोड़ियाँ गनगनाती रहती थीं घंटियाँ, एक पूरा कुनबा लगा रहता था दिनचर्या में। गोदाम भरे रहते थे अनाजों से और दालान मेहमानों से। मोहल्ले में रोब दाब रहा करता था बकरी का, बकरी जो सिर्फ घर नहीं हुआ करती थी, जान थी पुरखों पुरनियों की। ओरी तर छहाती थी चिड़ियाएँ और पिछवाड़े डेरा रहता था गोतिन पड़ोसिनों का। कुछ दिनों बाद पहले पुरखों ने कूच किया, फिर दादा दादियों ने बकरी से विदा ली। बात की एक पूरी पीढ़ी ने आंगन से नाता तोड़ लिया। धीरे धीरे चूहे बिल्लियों ने भी घर को अलविदा कह दिया। बकरी रोई और आंगन ने सबको विदा करते हुए चित्कार किया। आवाज़ गूंजी पर सुनने वाला कोई नहीं था। बकरी वहीं उसी जगह पर बनी हुई है, सही सलामत दरवाजे पर लटकता ताला बयान कर रहा है हाल। मैं कुएं पर खड़ा बाँचता हूँ अतीत, मेरा और मेरे बकरी का समानांतर। एक आवाज़ आती है कुएं से, अंदर झांक कर देखता हूँ। एक आवाज़ आती है कुएं से, अंदर झांक कर देखता हूँ। पुरानी गिरी बाल्टियाँ पुचकारती हैं,
पुरानी गिरी बाल्टियाँ पुकारती हैं, मुझे उबारो, बचा खुचा जल चित्कारता है, मुझसे नहाओ, तुम्हें जुड़ाना चाहता हूँ। दरवाजे की नीम पूछती है कुशल क्षेम, एक कुत्ता पिछवाड़े से आता है, सूंघ कर चला जाता है। एक आहट जैसे पीठ थपथपाती है बार बार, हर ओर एक अपनापन दुखी करता हुआ बिछ जाता है। मैं खोया हुआ आँखों आँखों में देखता हूँ पिता को, मैं खोया हुआ आँखों आँखों में देखता हूँ पिता को। माँ को गुड़ शरबत देते हुए देखता हूँ किलकारी भरते बच्चों को, उलाहना देती गोतनियों को, पूछता हूँ सबका हाल। रात भर नींद की जगह आँखों में बिछा रहता है अतीत, रात भर नींद की जगह आँखों में बिछा रहता है अतीत। सुबह सोचता हूँ यह नियति का खेल है या पूंजी का, जीवन का खेल है या विनाश का, कुछ भी समझ में नहीं आता। कई सवाल चारों ओर से व्यथित करते हैं मन को। मैं अपने को अक्षम पाता हूँ जवाब देने में और चुपचाप लौट आता हूँ शहर, सबको अनुत्तरित छोड़कर। इसका दूसरा खंड है गांव से लौटते हुए। दरवाजे से जब लौट रहा है तो देखिए कई बार गांव में होता है कि लोग बगीचे तक जाने के बाद पीछे देखते हैं, कोई मुड़कर आवाज़ तो नहीं दे रहा है, कोई मित्र या कोई परिजन आवाज़ दे के बुला न रहा हो। उस दृष्टांत को आप ध्यान रखें, मैंने इसको इस कविता में ले आने की कोशिश की है। गांव से लौटते हुए संवाद करना चाहा पेड़ों ने, गांव से लौटते हुए संवाद करना चाहा पेड़ों ने, पगडंडियों ने रोकना चाहा रास्ता, मोह बिराती सड़कों से सरसरा कर भाग रही थी गाड़ियाँ। इक्के दुक्के बुज़ुर्गों ने कुशल क्षेम पूछी, इक्के दुक्के बुज़ुर्गों ने कुशल क्षेम पूछी। बच्चे हंसते रहे, युवाओं ने घूर कर देखा, एक अजनबीपन पसरा मिला हर ओर। पाँव सरकते रहे रुक रुक कर आगे, पर मन मुड़ मुड़ कर पीछे देखता रहा, जैसे पुकारेगा कोई पीछे से अभी। नहीं आई कोई सदा कहीं से भी, किसी ने नहीं दिया तवज्जो। शहर घुस आया था गांव में, गांव गुम हो गया था चकाचौंध में। मेरी आंखों में जो बसा था वो मुझ में था, और जो था आंखों के सामने उसे मैंने तो नहीं चाहा था। न जाने कैसे कहाँ से आ गया था गांव, मेरी कविता में एक अजूबा गांव, मेरी कविता में एक अजूबा गांव। मित्रों, कुछ इन दिनों की लिखी कविताएं मैं पढ़ना चाह रहा हूँ आपके सामने, आप सबका ध्यान चाहूँगा। इन दिनों की कुछ लिखी कविताएं। एक गिरते हुए मकान को देख के एक कविता मैंने लिखी है, शीर्षक है ढहना। शीर्षक है ढहना। मात्र एक क्रिया, ढहना मात्र एक क्रिया भर नहीं, यह एक प्रक्रिया है जो होती रहती है अनवरत। ढह जाता है एक पुराना मकान, जर्जर होते ही ढहा भी दिया जाता है पुनर्निर्माण के लिए। ढह जाती हैं इच्छाएं, पककर झड़ जाती हैं पुराने पीपल की पत्तियां नई कोपलों के लिए। मकान का ढहना एक इतिहास का भी है, जिसे रचा रहता है पुरखों ने सदियों सदियों की मशक्क़त के बाद। ढहना कथाओं का भी होता है, जो नींव पड़ते ही पल्लवित हुई थीं और पुष्पित फलित हुई थीं मकान की चार दीवारी में। उम्मीदों का ढहना एक टेढ़ी और कठिन क्रिया है, दूसरों की बनिस्बत, पर ढहती हैं उम्मीदें भी। फिर पनप जाया करती हैं उम्मीदें मनुष्य की जिजीविषा के साथ। यही होता रहा है आदिम दिनों से आज तक, शायद होता भी रहे युगों युगों तक। बनते ढहते रहने से ही बनता बिगड़ता रहता है इतिहास, और आकार लेती रहती है क्रिया प्रतिक्रिया। एक दूसरी कविता है मित्र, घर में शीर्षक है। घर में सब कुछ ठीक ठाक था एक भरोसे को छोड़कर। घर में सब कुछ ठीक ठाक था एक भरोसे को छोड़कर, जो धीरे धीरे टूट रहा था। घर में बहुत कुछ चीज़ें थीं जिन्हें होना था, कुछ कायदों को छोड़कर, जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे थे। घर में ऐसा कुछ नहीं था जिसे नहीं होना था, कुछ विचारों को छोड़कर, जो धीरे धीरे जगह बना रहे थे। घर में जो खिसक रहा था वह पुराना था, जो जुड़ रहा था वह नया था। एक पीढ़ी से दूसरे में ऐसा ही होता आया है। घर को नए सिरे से रचने व संवारने की ज़रूरत है। एक कविता है मित्रों, शीर्षक है दीवार पर टंगा सितार। जब तक दीवार पर टंगा था सितार,
लोग याद करते रहे नाना को, ढूंढ तेड़ते और सितार बजाते नाना कईयों के प्रिय थे। अब नाना नहीं हैं, दीवार भी नहीं जिस पर टंगा रहता था सितार, पर धुनें अभी भी बसी हैं स्मृति में। स्मृति से सितार का और सितार से नाना का रिश्ता ठीक वैसे ही है जैसे घर से दीवार का और दीवार का उस जगह से जहाँ टंगा रहता था सितार। सितार का न होना कोई बड़ी बात नहीं, सितार का न होना कोई बड़ी बात नहीं, पर स्मृतियों का न होना बहुत ही घातक है पूरे समाज के लिए। एक कविता है, शीर्षक है बंजारन। कंधों पर गृहस्थी का बोझ, कमर की गठरी में बंधा हुआ भविष्य, नथनों में जली हुई रोटी की गंध तलाशती एक बंजारन उतर रही है कविता में। कविता की पतीली में उबल रहे हैं चावल, चूल्हे में धधक रही है भूख, अभी तक नहीं लौटा है बंजारा। वह बाज़ार गया था लकड़ियों के गट्ठर के साथ, वह बाज़ार गया था लकड़ियों के गट्ठर के साथ, शायद ले आए मछलियों के कटे फटे टुकड़े, उसी को निहार रही है बंजारन। शब्दों के बाज़ार में खरीदे और बेचे जा चुके हैं अनमोल कहे जाने वाले बहुत से जीवन मूल्य। शब्दों के बाज़ार में खरीदे और बेचे जा चुके हैं अनमोल कहे जाने वाले बहुत से जीवन मूल्य। बंजारन को जीवन बचाने के लिए चाहिए कुछ मछलियाँ, बंजारन को जीवन बचाने के लिए चाहिए कुछ मछलियाँ, बच्चे के लिए दूध और दूध के लिए पैसे। उसकी छाती को बेध रही है आँच, मुँह चिढ़ा रहा है खाली पड़ा कनस्तर, आँखों में है कल की सुबह की चिंता। जल्दी सोएगी तो शुरू हो पाएगी आगे की यात्रा, उसे डर है कहीं मछली और दूध की जगह बंजारा उठा कर न ले आए अपने हिस्से का अपमान और ढेर सारी गिलान। एक छोटी सी कविता है, पढ़ रहा हूँ, बच्चों के लिए एक कविता है बस्ता। छोटे बच्चों के लिए एक कविता है बस्ता शीर्षक से। बच्चे प्रायः बस्ते को दिन में कई बार उलटते पलटते हैं। छोटे बच्चों के बस्तों की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखें और इस कविता को ध्यान दें। बस्ते में किताब हैं, कापियाँ हैं, पेंसिल, रबड़ और स्केल भी, गिनती के सारे अक्षर ए से जेड तक कई कई प्रकार। वक्त बेवक्त बस्ते में पड़ी रह जाती हैं गाड़ियाँ, तरह तरह की पिस्तौलें, एक अदद गन भी प्लास्टिक की। बच्चे के लिए बस्ता तिजोरी है जिसमें भरा रहता है उसका माल असबाब, कई सिक्के और गोटियाँ भी। बस्ता एक भंडार लगता है, उसमें से झड़ते हैं ज्ञान के स्रोत। बार बार उलटते पलटते बच्चा अपने को समृद्ध करता है। एक दिन स्कूल जाते वक्त वह रखता है टिफ़िन, पानी का बाटल और साथ में अपने आप भर जाता है माँ का प्यार। बच्चा बस्ते की कीमत समझता है और उसे रखता है बड़े जतन से। बच्चा बस्ते की कीमत समझता है और उसे रखता है बड़े जतन से। एक कविता है मित्रों, मैं इसे आप सबका विशेष ध्यान चाहूँगा। देहातों में प्रायः ईंट भट्टों पर झारखंड, रांची और उन पूर्वांचल से मज़दूर आते हैं काम करने वाले, जो ईंट पाथते हैं। तो बंजारिनों पर और भट्ठा पथियारिनों पर बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन एक ईंट की आत्मकथा के माध्यम से मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है ईंट की आत्मकथा। किस मिट्टी से बनी है ईंट, किस मिट्टी से बनी है ईंट, कौन सी नदी की है रेत, इसमें लगा है किसका श्रम, आती है किसके खून पसीने के गंध। जुड़ाई कर रहे कारीगर को क्या पता, किस मिट्टी से बनी है ईंट, कौन सी नदी की है रेत, इसमें लगा है किसका श्रम, आती है किसके खून पसीने की गंध। जुड़ाई कर रहे कारीगर को क्या पता, उसे तो यह भी नहीं पता कि कहाँ से आई थी पथियारिन, कौन था उसकी आमद का स्रोत, वह ठेके पर आई थी या रोज़ी पर। ईंट को भला कैसे पता होगा कि वह लगेगी किसकी नींव में, वो शिवालय होगा या कि किसी मस्जिद का गर्भगृह, या कि उसे दफन कर दिया जाएगा किसी कत्ल खाने में या कब्रगाह में। वह तो तपी थी भट्टे की गर्म आँच में, निकली थी लाल लाल खूबसूरत, नंबर 1 का मिला था किताब, उसे टनटना कर देखा और सजा सजा कर खड़ा किया गया था। मन भावन आकार उसके आकर्षण के केंद्र थे। हर बार ग्राहकों की आंख में बसती गई थी ईंट, यदि नींव में लगी तो बुलंद करेगी इमारत,
यदि नींव में लगी तो बुलंद करेगी इमारत, ईंट यदि दरवाजे पर लगी तो कई कई छवियाँ उभरेंगी उसमें। ईंट को निहारेंगे लोग बार बार, पर उसके भूत की कैसे होगी किसी को खबर। उसे तो बस जानती है पथियारिन जिसने दिया था आकार, या कि वह भट्ठा जिसने तपा कर निखारा था रूप, एक नंबर बनाया था। तपना ज़रूरी होता है ईंट सोना मानुस तीनों के लिए। तपना ज़रूरी होता है ईंट सोना मानुस तीनों के लिए। बिना तपे भला कैसे हासिल होगा किताब एक नंबर का। बिना तपे भला कैसे हासिल होगा किताब एक नंबर का। बुद्धिलाल पाल जी को मैं सलाम कर रहा हूँ। साथी बुद्धिलाल जी नमस्कार। एक कविता है शीर्षक सवाल। आज के जीवन को जोड़ के मैं कविता पढ़ रहा हूँ मित्रों, और इस कविता के बाद मैं एक आध गज़ल आपके सामने रख के मैं अपना काव्य पाठ बंद करूँगा। संभवतः 1 घंटे के आसपास हो रहा है, तो मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ और एक अंतिम कविता पढ़ना चाहता हूँ जो इस कोरोना काल में मैंने लिखी है। इस कविता के बाद सवाल। मैं सब्ज़ी खरीदने गया और बाज़ार से खरीद लाया ढेर सारी कीटनाशक दवाइयाँ। डॉक्टर रामलाल जी ध्यान चाहूँगा चौधरी जी, आजकल बाज़ार से कुछ भी लेना घातक है, और पहले भी घातक था चूँकि इतने प्रकार के उसमें रसायन पड़ते हैं सब्जियों में। उस पर एक कविता है। मैं सब्ज़ी खरीदने गया और बाज़ार से खरीद लाया ढेर सारी कीटनाशक दवाइयाँ। डॉक्टर की फ़ीस देकर भी दवाइयों की शक्ल में उठा लाया जहर। हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए जो आई थी दवा उससे बढ़ गया रक्तचाप। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो आई थी दवा उससे बढ़ गया रक्तचाप। नई सुबह की आस लिए लगाया था उंगलियों में निशान, उम्मीद की जगह उगाई निराशा। नई सुबह की आस लिए लगाया था उंगलियों में निशान, उम्मीद की जगह उगाई निराशा। मौत के सिरहाने खड़ी ज़िंदगी को बचाने के लिए मुझे चाहिए थोड़ी रोटी, थोड़ी दवा, थोड़ी शुद्ध हवा, थोड़ा सा सुकून। इन सब के लिए किसके पास जाऊं खुद की इन सब के लिए किसके पास जाऊं कि खुद को बचा पाऊं मित्रों। एक अंतिम कविता मैं कविताओं के क्रम में पढ़ रहा हूं, और इसके बाद मैं एक गज़ल सुना के फिर पाठ बंद करूंगा काफ़ी, या अगर चाहते हैं तो एक कविता और सुन लें। शीर्षक है गिरना। गिरना शीर्षक है इसका। गिरना ऐसे जैसे गिरते हैं वृक्षों से फल। गिरना ऐसे जैसे गिरते हैं वृक्षों से फल, या कि सुगंधित पुष्प खुशबुओं से सराबोर करते हुए वायुमंडल। गिरना ऐसे जैसे गिरती हैं बूंदें रेत पर, हरते हुए पृथ्वी का अनगिनत ताप, उगने को विवश करते हुए अंकुरों को। गिरना ऐसे जैसे गिरता है कोई चिकनी मिट्टी पर फिसल कर और फिर उठ खड़ा होता है झाड़ते हुए तन। गिरना ऐसे जैसे गिरती है नदी पहाड़ से कलकल करती हुई, कलरव करते जीव जंतुओं को तृप्त करती हुई। गिरना ऐसे नहीं जैसे गिरता है कोई चरित्र से, मलिन करता हुआ तन मन। चरित्र से गिरना और आत्महत्या करना दोनों माने जाते हैं बराबर ही। एक अंतिम कविता मित्रों मैं पढ़ रहा हूँ। जो साथी हमें सुन रहे हैं, मेरा ये पहला अवसर है जो इतने लंबे समय तक मैं और इतनी ज़्यादा कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि एक संयोजक की भूमिका में अक्सर हम लोग होते हैं, और संयोजक चूँकि साथियों के बीच हम होते हैं, तो हमारे जो युवा नौजवान साथी हैं या संगठन से जुड़े जो लोग हैं उन्हें प्रस्तुत करना वो बड़ी जिम्मेदारी हम समझते हैं। वो भी एक तरह से नया पल्लवन है, किसी कविता से कम नहीं है, और हम उनके पीछे ताकत बन के खड़े होते हैं, तो नई पौधें निरंतर आगे बढ़ती है। ये शीर्षक है इस कोरोना काल में जब हम बहुत मायूस थे, हमारे शहर के हालात बहुत अच्छे अभी भी नहीं हैं। इस मायूसी में एक कविता मैंने लिखा। असल में मैं इसे पढ़ रहा हूँ, हम जिएंगे साथी। आप इसे हम लड़ेंगे साथी करके भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसे एक मौत का सन्नाटा था, एक मायूसी थी, उस दौर की एक कविता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है हम जिएंगे साथी। हम जिएंगे साथी उन अजन्मे बच्चों के लिए जिन्हें जन्मना है और देखना है उगते हुए सूर्य की पहली किरण। हम जिएंगे साथी उन अजन्मे बच्चों के लिए जिन्हें जन्मना है
और देखना है उगते हुए सूर्य की पहली किरण। हम जिएंगे साथी उन पुष्पों के लिए जिन्हें उगना है और पुष्पित होकर सुगंधित करना है वातावरण। हम जिएंगे साथी उन मौसमों के लिए जिन्हें अभी आना है धरती पर और हरना है जन जन की पीड़ा। हम जिएंगे साथी उन उम्मीदों के लिए जिन्हें अंकुरित होना है हमारे दिलों में और हमें बचाना है हतोत्साहित होने से। हम जिएंगे साथी उन उम्मीदों के लिए जिन्हें अंकुरित होना है हमारे दिलों में और हमें बचाना है हतोत्साहित होने से। हम जिएंगे साथी उन सपनों के लिए जिन्हें आना है हमारे बच्चों के सपनों में और बनाना है उन्हें भयमुक्त। हम जिएंगे साथी उस देश के लिए जिसे रचने हैं एक नहीं कई इतिहास। हम जिएंगे साथी उन धरोहरों के लिए जिनकी कोख में अभी भी छुपे हैं कई अनमोल रत्न और जिन्हें सहेजना है युग युगांतर के लिए। हम जिएंगे साथी उन इच्छाओं के लिए जिन्हें हमें पूरी करनी है निरीह जनों की। हम जिएंगे साथी उन पापियों के लिए जिनका होना है अभी संहार। हम जिएंगे साथी उन कर्जों के लिए जिन्हें हमें दिया था बुद्ध, नानक, तुलसी, कबीर ने और हमें जीते जी चुकाना है। हम जिएंगे साथी इसलिए भी क्योंकि हमने अभी तक नहीं पूरा किया है अपना काम। हम जिएंगे साथी, अवश्य जिएंगे क्योंकि हमें जीनी है अपनी पूरी एक उम्र। और एक दो गज़ल से अपना समापन मैं करना चाहूँगा मित्रों पाठ का। एक गज़ल के कुछ शेर छोटी गज़ल का प्रस्तुत कर रहा हूँ कि धूप पहले भी थी दिखी शायद, धूप पहले भी थी दिखी शायद, ज़िंदगी मुझको थी मिली शायद। धूप पहले भी थी दिखी शायद, ज़िंदगी मुझको थी मिली शायद। रात खनकी थी हवा में सांकल, रात खनकी थी हवा में सांकल, एक उम्मीद थी जगी शायद। रात खनकी थी हवा में सांकल, एक उम्मीद थी जगी शायद। दोस्ती प्यार वफ़ा याद न कर, दोस्ती प्यार वफ़ा याद न कर, लोग समझेंगे दिल लगी शायद। जिसने गागर उलीच कर रख दी, जिसने गागर उलीच कर रख दी, लब पे देखी थी तृष्णगी शायद। जिसने गागर उलीच कर रख दी, लब पे देखी थी तृष्णगी शायद। खुद को रोको उदास मत हो मयंक, खुद को रोको उदास मत हो मयंक, लोग समझेंगे बुज़दिली शायद। खुद को रोको उदास मत हो मयंक, लोग समझेंगे बुज़दिली शायद। एक दूसरी गज़ल के कुछ शेर सुन लें मित्रों कि दिन दिन भर आवारा फिरना धूल उड़ाना आता था, दिन दिन भर आवारा फिरना धूल उड़ाना आता था। बैठ के छत पर देर तलक चाँद को तकना आता था। वो भी कितने अच्छे दिन थे याद में जो महफूज रहे हैं, वो भी कितने अच्छे दिन थे याद में जो महफूज रहे हैं। हंसते हंसते लड़ते रहना और फिर रोना आता था, हंसते हंसते लड़ते रहना और फिर रोना आता था। गुल्ली डंडा छुपा छुपी पटरी बस्ता तीर गुलेल, गुल्ली डंडा छुपा छुपी पटरी बस्ता तीर गुलेल। सुबह हुई कब शाम हुई बेवजह भटकना आता था, सुबह हुई कब शाम हुई बेवजह भटकना आता था। उम्र बढ़ी दुख दो से चार हुए छूटे रिश्ते ना थे, उम्र बढ़ी दुख दो से चार हुए छूटे रिश्ते नाते। वरना बैठ के चौपालों पर गप्पे करना आता था, वरना बैठ के चौपालों पर गप्पे करना आता था। और शेर देखें कि गांव मोहल्ले घर के शीशे क्यों मुझसे नाराज़ रहे। बच्चों से अक्सर पड़ोसी नाराज़ रहते हैं इसीलिए कि गांव मोहल्ले घर के शीशे क्यों मुझसे नाराज़ रहे। घात लगाकर घाव लगाना मरहम करना आता था, घात लगाकर घाव लगाना मरहम करना आता था। और सुख के किस्से दुख की बातें यारों किस्से आज कहें, सुख के किस्से दुख की बातें यारों किस्से आज कहें। माँ का रहन नानी के घर जाकर कहना आता था। सुख के किस्से दुख की बातें यारों किस्से आज कहें। माँ का रहन नानी के घर जाकर कहना आता था। और ज़ात धर्म मजहब में बंटकर कतना मरना सीख गए,
जात धर्म मजहब में बंटकर कटना मरना सीख गए, वरना आपस में मिलजुल कर दिल बहलाना आता था, वरना आपस में मिलजुल कर दिल बहलाना आता था। और एक अंतिम गज़ल का शेर मित्रों में पढ़ के अपना पाठ समाप्त करूँगा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी साथियों का, जिन्होंने इतने प्यार, इतने स्नेह से और मुझे ये मौका दिया कि मैं एक लंबे समय तक आपके सामने कविताएं पढ़ सकूं। एक तरह से इन कविताओं का पाठ मेरी उन रचित कविताओं से भी मेरी मुक्ति है आने वाली कविताओं के लिए, क्योंकि इतने 40 वर्षों की जो हमारी काव्य यात्रा है उसको मैंने उस खंड खंड में अलग अलग संग्रहों से आपके सामने रखा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कविताएं पहली बार मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं हमारे पश्चिम बंगाल के जनवादी लेखक संघ के पदाधिकारियों का और सभी साथियों का, और उन साथियों का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं जो हमें देख रहे हैं और जो हमेशा हम जब मिलते हैं उनसे हौसला अफजाई हमारा करते हैं। तमाम आयोजनों में, शहर में, संघर्षों में, मोर्चों में, बैठकों में हम मिलते हैं तो एक दूसरे को आप प्रोत्साहित करते रहते हैं। लेकिन कविता थोड़ा सा अलग है उससे, इसमें कवियों और साहित्यिकों का जुड़ना, उनको सुनाना अच्छा भी लगता है और उनका प्रोत्साहन अगर मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक अंतिम गज़ल का शेर प्रस्तुत करके मित्रों में अपना पाठ समाप्त करना चाहूँगा। शेर देखें कि रिश्ते नाते दिल के दुखड़े अपने और बेगाने कौन, रिश्ते नाते दिल के दुखड़े अपने और बेगाने कौन, दुख से ज़्यादा दुख यारों को और भला पहचाने कौन। जिस बखूबी जिस तरह से हम लोगों ने उन मज़दूरों को, उन मजलूमों को हाईवेज़ पर चलते हुए देख के पीड़ित हुए, शायद समाज का एक बड़ा वर्ग है जो दुखी तो हो रहा था, संवेदना व्यक्त कर रहा था, लेकिन उस पीड़ा की महसूस, उस पीड़ा का अनुभव उनको नहीं हो रहा था। लेकिन जो दुखी लोग हैं वो उस पीड़ा से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। रिश्ते नाते दिल के दुखड़े अपने और बेगाने कौन, दुख से ज़्यादा दुख यारों को और भला पहचाने कौन। हाथ की मेहंदी सुर्ख हैं दोनों, एक दुल्हन की एक बाजारू, हाथ की मेहंदी सुर्ख है दोनों, एक दुल्हन की एक बाजारू, दोनों की दो दो राहें हैं, फ़र्क मगर पहचाने कौन, दोनों की दो दो राहें हैं, फ़र्क मगर पहचाने कौन। दिल की बात ज़ुबां पर आई पर लब तो खामोश रहे। शेर देखें कि दिल की बात ज़ुबां पर आई पर लब तो खामोश रहे, प्यार वफ़ा के इन लम्हों की खामोशी पहचाने कौन, प्यार वफ़ा के इन लम्हों की खामोशी पहचाने कौन। और शेर विशेष ध्यान चाहूँगा कि तुलसी सूर कबीरा गालिब मीर ने अब तक जो भी कहा, तुलसी सूर कबीरा गालिब मीर ने अब तक जो भी कहा, जो सुनते थे और थे वे सब, जो सुनते थे और थे वो सब, उस बानी को जाने कौन, जो सुनते थे और थे वो सब, उस बानी को जाने कौन। और जिनके भरे गोदामों में है लोहा पत्थर ईंट अनाज, एक दूसरे वर्ग के लोगों के लिए शेर भेंट कर रहा हूँ मित्रों कि जिनके भरे गोदामों में है लोहा पत्थर ईंट अनाज, नहीं है रोटी उनको मैसर, चिड़ियों को दे दाने कौन, नहीं है उनको रोटी मैसर, चिड़ियों को दे दाने कौन। हार न मानो हालातों से, सीख लो जीने मरने का फ़न, हार न मानो हालातों से, सीख लो जीने मरने का फ़न। जिनके पास है क़ुव्वत ताकत उन लोगों से ठाने कौन, जिनके पास है क़ुव्वत ताकत उन लोगों से ठाने कौन। रिश्ते नाते दिल के दुखड़े अपने और बेगाने कौन, दुख से ज़्यादा दुख यारों को और भला पहचाने कौन। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर राम आह्लाद चौधरी का, मधुरिमा भट्टाचार्य जी का जो तकनीकी सहायक हैं, और जनवादी लेखक संघ पश्चिम बंगाल इकाई के सभी पदाधिकारियों का, और उन तमाम लेखक मित्रों का जो हमें सुन रहे थे और अपनी टिप्पणी दे रहे थे यहाँ। मैं चूँकि जिस उम्र में हूँ, तकनीकी ज्ञान कम होने के नाते मैं शुरुआत में मैंने शुरू कर दिया ठीक समय से, और आपसे नहीं, डॉक्टर हरिप्रसाद राय जी मुझे देख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सभी मित्रों के प्रति, क्योंकि मित्रों की जो पूंजी हम लोगों ने अर्जित की है इतने वर्षों में, वही हमारी पूंजी है मित्रों। और जो एक वैचारिक पूंजी हमारे पास है वही हमारे जीवन भर की कमाई है। एक कविताएँ हमारे जीवन भर की कमाई हैं, ये एक कविताएँ ही हमारी थाती हैं
आने वाले दौर के लिए अगर कुछ साथी इससे उद्बोधित और प्रेरित हो सके तो मैं ये मानूंगा कि हमारा प्रयास, हमारा लेखन बहुत सार्थक रहा। आज सब ने प्यार दिया, सुना। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।